नमस्कार, मैं बीरम देव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के इस कालांश में अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र का नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी। इसकी जो दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे संचार के कार्य। इससे पूर्व के कालांश में संचार का स्वरूप, संचार के प्रकार, इनका हमने अध्ययन किया था और आज अध्ययन करेंगे संचार के कार्य या संचार का महत्व। संचार के क्या क्या कार्य हैं तो देखते हैं। पहला है सूचना का प्रसारण, दूसरा है समाजीकरण, तीसरा है प्रेरणा, चौथा है वाद विवाद ऑब्लिक परिचर्चा, पांचवा है शिक्षा, छठा कार्य है मनोरंजन, सातवां है एकीकरण, आठवां है सामूहिक सत्ता की अपेक्षा, नौवां है परिवर्तन, दसवां है नियंत्रण एवं निगरानी और फिर आएगा निष्कर्ष। तो सबसे पहले प्रश्न की बनाते हैं भूमिका। संचार किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, एक या एक व्यक्ति भी हो सकता है, उनसे अधिक भी हो सकते हैं, समूह भी हो सकता है, जब अपने भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उनका विनिमय करते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं, तो वह प्रक्रिया संचार प्रक्रिया कहलाती है। संचार प्रक्रिया में हम लिखित रूप में भी उसे प्रेषित कर सकते हैं और मौखिक रूप में भी उसे प्रेषित कर सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि संचार की जो प्रक्रिया है, ये जो संचार है, इस संचार का क्या महत्व है और संचार का क्या कार्य है। तो पहला सा कार्य है सूचना का प्रसारण। संचार क्या करता है? अपने भाव और विचारों को, अपनी सूचनाओं को, अपने समाचारों को दूसरों तक प्रेषित करता है। प्रेषित करने का जो तरीका है वह लिखित रूप में भी हो सकता है और वह मौखिक रूप में भी हो सकता है और तीसरा इसका है सांकेतिक रूप। तो पहला जो संचार प्रक्रिया का जो पहला कार्य है वह है सूचनाओं का प्रसारण करना। संचार कम समय में अधिक से अधिक सूचनाओं को प्रसारित करता है, जनता तक, लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य संचार माध्यम से होता है। दूसरा कार्य है समाजीकरण। संचार जो एक सूचना थी, किसी व्यक्ति विशेष की सूचना थी, उसे पूरे समाज के लिए वो उसको प्रसारित कर देता है और वह व्यक्ति विशेष की सूचना पूरे समाज की सूचना बन जाती है और पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को उस सूचना से अवगत करवा देता है और समाज में रहने वाले लोग उस सूचना को पाकर उससे उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनका जो उससे हित सिद्ध होता है, इनकी पूर्ति संचार के माध्यम से होती है। तीसरा कार्य है प्रेरणा। संचार हमें प्रेरित करता है। किसी भी समाचार को पढ़कर, किसी भी सूचना को पढ़कर हम कार्य करने के लिए, हम अपने जीवन में नित्यता लाने के लिए, ईमानदारी के लिए, सावधान होने के लिए यह संचार हमें प्रेरित करता है, हमें सावधान, हमें सचेत करता है। तो संचार का तीसरा कार्य है प्रेरणा प्रदान करना। चौथा है वाद विवाद और परिचर्चा। किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर संचार के माध्यम से जो सूचना में मिली है, उस समाचार पर, उस संदेश पर लोग आपस में बैठकर वाद विवाद करते हैं, उस पर परिचर्चा करते हैं और उसका कोई निष्कर्ष निकालकर अपने हित और उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। तो संचार का चौथा जो कार्य है, किसी समाचार पर,
वाद विवाद और परिचर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। पांचवा है शिक्षा। संचार से शिक्षा मिलती है। संचार शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक भी करते हैं और नत नवीन शिक्षा में जो अनुसंधान हो रहे हैं, नत नवीन जो नए नए तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं, इनकी जानकारी भी हमें संचार के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो संचार का जो पांचवा कार्य है वह है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। छठा कार्य है मनोरंजन। संचार यानी कि समाचार, जो भी संदेश प्राप्त होते हैं उनको पढ़कर सुनकर जनता का मनोरंजन होता है और जनता उनको पढ़ने में रुचि लेती है। तो संचार के माध्यम से मनोरंजन भी लोगों को मिलता है। और छठा है एकीकरण। जो विविधता है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, खान पान, रहन सहन, कला संस्कृति की जो विविधता है, उन विविधताओं को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी संचार के माध्यम से होता है। जैसे राजस्थान की अलग कला संस्कृति है, खान पान रहन सहन अलग है, तो यहाँ की सूचनाएं दूसरे राज्य में प्रसारित होगी तो वहां के लोग भी उस चीज को अपनाएंगे। तो विविधता से एकीकरण की ओर संचार लेकर जाता है। तो संचार के माध्यम से विविधता में एकता का समावेश होता है। तो संचार की सातवीं जो कार्य प्रणाली है वह है एकीकरण की विशेषता। आठवां है सामूहिक सत्ता की अपेक्षा। संचार सामूहिक सत्ता पर निर्भर करता है। एक सूचना को तुरंत समूह में उसे प्रसारित कर देता है। तो संचार एक निष्ठ न होकर सामूहिक परिधान पर टिका हुआ है और संचार एक से अधिक व्यक्तियों में, समूहों में, पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में फैल जाता है। तो संचार की जो सामूहिक सत्ता वो किसमें है? समूह पर निर्भर करती है। नौवां कार्य संचार का है परिवर्तन। संचार से भाव में, विचारों में, रहन सहन, खान पान, कला संस्कृति, आचार विचार में परिवर्तन आता है। जब हम एक जगह के विचारों से रूबरू होते हैं दूसरी जगह के लोग, तो उनके विचारों में भी परिवर्तन आता है। जब भी कोई संदेश समाचार के रूप में या सोशल मीडिया पर अन्य किसी रूप में प्राप्त होते हैं तो उनको पढ़कर सुनकर हमारे भावों में, विचारों में, रहन सहन, खान पान में परिवर्तन लाता है। तो संचार का जो नवा कार्य है वह है परिवर्तन लाना। शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन, विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन और नवीन जो अनुसंधान हो रहे हैं इन सब में भी संचार की परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका है। और दसवां कार्य है नियंत्रण एवं निगरानी। संचार के माध्यम से इनकी जो समाचार प्रसारित होते हैं, जो संदेश मिलते हैं, उनको पढ़कर अव्यवस्थाओं पर नियंत्रण करने की जो सीख है वह संचार से मिलती है। और जो गलत कार्य होते हैं, जो अनावश्यक कार्य होते हैं, उन पर प्रशासन को निगरानी करने के लिए प्रेरित होना पड़ता है। तो संचार के जो मुख्य कार्य थे, सूचनाओं का प्रसारण करना, समाजीकरण, प्रेरणा देना, वाद विवाद किसी विषय पर परिचर्चा के लिए प्रेरित करना, शिक्षा देना, मनोरंजन करना और एकीकरण की एकरूपता की भावना लाना, सामूहिक सत्ता की अपेक्षा रखना, विचारों में, खान पान, रहन सहन सब में परिवर्तन लाना और अराजक जो भी चीजें हैं उन पर नियंत्रण और निगरानी की प्रेरणा देना। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि संचार एक हमारे जीवन की अभिन्न प्रक्रिया बन गई है और संचार के बिना हर व्यक्ति अधूरा है।
सभी से किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। और अगले कालांश में हम अध्ययन करेंगे संचार की प्रक्रिया का। धन्यवाद।